दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह से ईडी लगातार छापे मारती है और विपक्ष के नेताओं को बुलावा दे देती है, अधिकारियों को बुला लेती है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आप जानते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईडी को लेकर कई बार ये बयान दिए कि किस तरह से ईडी की वजह से उन्हें चुनाव से पहले परेशान किया जा रहा है। ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने हैं। संजय मिश्रा को लेकर भी कई विवाद लंबे चले, यहाँ तक कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गई संजय मिश्रा के लिए और अब एक नए पद को इजाद किया गया है इसके लिए। तमाम तरह की बातें हैं। ऐसे में ईडी का इतना एक्टिव होना सरकार के लिए फायदेमंद होता है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगभग इसके ऊपर हर तरह से चर्चा हो चुकी है और ईडी की कार्यशैली जो है वो किसके हक में कितनी खड़ी है और कैसे काम कर रही है, ये भी हम सब अब समझ चुके हैं। अब विपक्ष भी अगर इस बारे में कोई आरोप लगाता है ईडी को लेकर, तो वो लगता है कि कोई नई बात नहीं कह रहा है, क्योंकि वो लगातार इसको अनुभव कर रहा है। लगभग विपक्ष के हर नेता के घर पर ईडी की दस्तक हो चुकी है और इसके बाद ईडी की इस कार्यशैली से परेशान होकर के भी चर्चाएं जोरों पर ये भी है कि इंडिया का जो गठबंधन हुआ वो इन सब चीजों की वजह से हुआ। और यहाँ पर खैर कुल मिलाकर के अब ये बात जरूर हो रही है कि अभिषेक बनर्जी जो कि इंडिया की ही गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके यहाँ पर उनको बुला लिया गया, ईडी से बुलावा आ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी चीजें हुई हैं। खुद ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर के काफी चुनाव से पहले, आपको याद होगी तस्वीर पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले किस तरह से ममता बनर्जी जो है वो खुद सड़क पर आ गई थी धरना देने के लिए। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अंदर खाने है, जिसका असर 2024 के चुनाव पर देखने को मिलेगा। तो ये जो इंडिया और अगर हम बात करें एनडीए की, इसके बीच में ईडी आ जाती है। ये ईडी किस तरह से एनडीए को मजबूत कर रही है और इंडिया को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है, तमाम विपक्षी नेता कहते हैं। और कुल मिला करके इस तस्वीर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में ईडी इंडिया को जुड़ने भी देगी या नहीं। अभी तो तमाम नेताओं की तस्वीर आपने देखी, पटना में देखी, बेंगलोर में देखी, फिर मुंबई में देखी, और उसके बाद उनके हौसले भी देखे कि किस तरह से लगातार विपक्ष के तमाम नेता जो है वो बार बार अब इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया के शब्द को लेकर ही इतने जमाने के बाद में सरकार ने, मतलब अपने 10वें साल में, इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा में इंडिया का दबाव बढ़ रहा है और इंडिया पर ईडी का दबाव बढ़ रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं अभी, और अनिल जी से हम इस पर चर्चा करेंगे कि अनिल जी, कुल मिलाकर ये क्या कहा जा सकता है कि वाकई में इंडिया पर ईडी का दबाव जोरदार है, क्योंकि एनडीए को सरकार बनानी है आगे। देखिए, ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और जो पुराने केसेस हैं जो एक तरह से दबे हुए थे, उनको झाड़ फूंक करके दोबारा से सामने लाया जा रहा है। कुछ स्कूल भर्ती घोटाला है जैसे, जिसमें अभिषेक बनर्जी को आज 11:30 बजे बुलाया गया। तो इसका टाइमिंग देखिए, आज ही जो इंडिया के जो इंडिया जो गठबंधन है उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है और उसको पंक्चर करने के लिए आज ही के दिन, आज ही की डेट जो है वो अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया गया कि आपसे पूछताछ होगी। तो ईडी का जो इस्तेमाल है ये तो जिस तरह से राजनीति में हो रहा है अब की बार, मैं नहीं समझता इससे पहले कभी इस देश में ईडी का इस्तेमाल या इस तरह के जो सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल इस तरह से पहले कभी हुआ हो। लेकिन लोग का मन पक्का कर चुके हैं और जो विपक्ष में जो बाकी बचे लोग हैं, जैसे लालू परिवार है या वो है, वो लोग बचे हैं जो कहते हैं कम वाट में कुछ भी हो जाए, हमें जो है समर्पण नहीं करना है। जो समर्पण करने वाले लोग थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं। हमने महाराष्ट्र में देखा कि बड़े नेता कहते हैं कि भाई 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उसमें जो अजीत पवार का नाम आता है, लेकिन फिर 2 दिन बाद पता लगता है कि वो तो उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं और अब उस घोटाले का कोई जिक्र नहीं, उसकी कोई पूछताछ नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं, आम आदमी अब इस बात को समझना शुरू कर दिया है। जी विनीता जी। जिस तरह से संजय राउत है, उन्होंने ये कहा कि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस की जो कुर्सी है उसे खाली छोड़ दिया जाएगा।
ये खाली छोड़ने वाली जो एक मैसेज होता है टीवी चैनल्स पर अक्सर देखा होगा आपने भी सर, जिसमें अगर गेस्ट नहीं आता है तो उसकी कुर्सी खाली छोड़ करके बताया जाता है कि भाई हम आपका इंतज़ार करते रहे, और एक वो मैसेज देती है वो तस्वीर। यहाँ की तस्वीर ये मैसेज दे रही है कि भाई इनको यहाँ नहीं आने दिया गया। क्या वाकई में आपको लगता है कि ईडी का जो डर है लगभग विपक्ष के हर नेता के घर तक पहुंच चुका है? अच्छे खासी मशक्कत कई लोगों को करनी भी पड़ी है। तो ये भी क्या एक डर ऐसा है जिसकी वजह से तमाम ये नेता मिलकर इंडिया का गठन करा इन्होंने? दूसरा, ये डर इनको अब आगे उतनी फोर्स के साथ चुनाव लड़ने से रोक पाएगा क्या? देखिए विनीता जी, इसमें कोई कंफर्म चीज तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से व्यवहार है नेताओं का, विपक्ष के कई नेता बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, वो चू नहीं बोलते। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो बहन जी की जो चुप्पी है वो एक तरह से बड़ी रहस्यमयी लगती है, उसका कोई कारण समझ में नहीं आता। बहन जी तो बहुत आक्रामक हुआ करती थी और बड़ा खुल के बोला करती थी। अब उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं है, वो जनता के बीच में निकल करके नहीं आती, तो इसके पीछे क्या रहस्य है ये तो समझ में आता नहीं किसी को। और ये जो भी कुछ हो रहा है, आप जिसको कहते हैं ना कि हर कोई जो पिछले 40-50 साल से राजनीति को वो देख रहा है, वो एक जमाना होता था जब इमरजेंसी थी, और उस समय क्या होता था कि एडिटर को कुछ अपना विरोध प्रकट करना होता था तो वो एडिटोरियल पेज को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते थे, या फ्रंट पेज जो होता था न्यूज़पेपर का वो बिल्कुल ब्लैंक आता था या ब्लैक आ जाता था। तो वो एक जिसको कहते हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि कुर्सी खाली छोड़ दी गई कि भी हमें इंतजार था और आप नहीं आए, और एक मैसेज देने की कोशिश है, तो मैसेज देने की कोशिश होती थी। लेकिन अब की बार तो जो है जिसको कहते हैं ना कि जैसा कभी भूतपूर्व में कभी हुआ नहीं होगा। ये जो चुनाव है 2024 का, मैं इसको मानता हूँ कि इस बार जो है महाभारत होने जा रहा है। शायद इस चुनाव में हिंसा भी बहुत ज्यादा हो, और इसमें जो साम दाम दंड भेद जिस तरह से महाभारत में इस्तेमाल किए गए थे, उससे भी कहीं बढ़ चढ़ के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाएगा। और चुनाव ये है बिल्कुल अलग तरह का होने जा रहा है, और ये अभी पार्लियामेंट का जो सेशन एक वीक का नेक्स्ट वीक में होने जा रहा है, उसके बारे में भी लोगों को लेकर के कई जो अटकलें चल रही है कि उसमें क्या होगा, उसमें क्या विधानसभाएं भंग कर दी जाएंगी, एक देश एक चुनाव होगा, या जो है एक कुछ शगुफे छोड़े जाएंगे। देखिए 9.5 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, शासन चला रहे हैं, लेकिन ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, जबकि बड़े जोर शोर से कहते थे कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। और बिल्कुल फैग एंड पे आकर के अब वो शायद रोहिणी कमीशन की भी बात आ रही है कि पिछड़े महादलित जो अति पिछड़े लोग हैं उनको अलग से कुछ हम देंगे, या इसमें बंटवारा करेंगे 27% में ही। तो लेकिन अब जनता जो है, जनता जब देखते है कि 9.5 पौने 10 साल तक तो आपने कुछ किया नहीं, और अब आकर के आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, और फिर उससे पहले के भी जो वादे थे उनके बारे में खुद ही कह चुके कि जुमले थे, तो 15 लाख का जुमला था, 2 करोड़ नौकरी थी, क्या था। तो जनता अब इन बातों को कितना सीरियसली लेगी, ये एक देखने की बात रहेगी विनीता जी। इनके जो मतलब जो भी सरकार है इस समय सत्ता में, वो जो भी अपने बड़े तेजी से जिसको कहते हैं T20 टाइप का मैच खेल रहे हैं, और नेक्स्ट वीक में जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें कई सारे जो है प्रस्ताव पास करने की बातें हो रही हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है जी। T20 का आपने अच्छा उदाहरण दिया कि इस वक्त की स्थिति इस तरह से है, लेकिन 18 से 22 मार्च 18 से 22 सितंबर का जो सेशन है वो भी बहुत मैटर करता है। उसमें काफ़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत कुछ तो चर्चाएं ऐसे हैं कि लोगों को मालूम भी नहीं है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन वो होगा। वो जब हो जाएगा तब पता चलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता विपक्ष इस मामले में बड़ा कमज़ोर है कि पार्लियामेंट तक में अगर ऐसी स्थितियां सामने आती हैं कि भाई हो जाता है, फिर उसके बाद वो आवाज उठाते हैं? अभी हालांकि पिछले ही सेशन में अगर हम बात करें तो वो बार बार अपने मुद्दों से भटक जाता है, तो क्या ईडी काफी नहीं उन्हें भटकाने के लिए? फिर विनीता जी देखिए, जो मोदी जी का स्टाइल है वो अचानक रात को 8 बजे आएंगे, कहेंगे कि नोट बंद हो गए, और फिर अचानक 8 बजे आएंगे, कहेंगे कल से जो है वो लॉकआउट है देश में। तो पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव आने होते हैं विपक्ष को हमेशा कॉन्फिडेंस में लिया जाता है ताकि विपक्ष तैयारी कर सके। अब जो मुद्दे आएंगे या जो प्रस्ताव आएंगे वो एकदम अचानक आएंगे, और अचानक जब कोई चीज होती है तो ज्यादा सोचने समझने का कुछ समय नहीं होता आदमी के पास।
वो उस तैयारी से जो उसको प्रिपरेशन चाहिए उन चीज़ों के खिलाफ को अगर कुछ बोलना है तो उसके जो आंकड़े चाहिए या जो तर्क चाहिए, तो उसके लिए 1-2 दिन का समय तो कम से कम चाहिए। जब अचानक आएगी तो वो उसका कहाँ से ढूंढ पाएंगे ना, उसके अगर वो चीज़ ठीक नहीं भी लगेगी तो वे जो तर्क देने चाहिए वो अच्छे तर्क नहीं ढूंढ पाएंगे, जो आंकड़े पेश करने चाहिए वो आंकड़े नहीं पेश कर पाएंगे। तो ये जिसको कहते हैं कि जैसे बिल्कुल ब्लिट्जक्रीग, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरीका था ना कि अचानक हमला कर दो और सामने वाला हक्का बक्का रह जाए, तो ये सेम स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। जी जी, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब जो विपक्ष है, अगर हम इंडिया की आज बात कर रहे हैं और उसके सामने हम उसकी बात करें जिससे वो टकरा रहे हैं, तो 2 चीज़ें आती हैं। एक तो एनडीए है, दूसरा ईडी है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची से स्थिति हो चुकी है आज की तारीख में। लेकिन क्या आपको लगता है कि खुद इंडिया, जो कि एक बड़ा प्रेशर सिर्फ एक नाम टाइटल से इतना बड़ा क्रिएट कर चुकी है कि वहाँ पर उसे कन्वर्ट करके भारत तक लिखना पड़ा, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर आप पिछली जितनी भी तस्वीरें देखते हैं प्रधानमंत्री की, सब जगह इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। भारत लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बदलाव की वजह वो प्रेशर माना जा रहा है जो कि इंडिया की तरफ से क्रिएट हुआ है, और इंडिया की प्रमोशन ना हो जाए उसमें। तो जब उस चीज का इतना इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर एनडीए या ईडी जो उनसे टकरा रही है, उन पर प्रेशर बना रही है, तो क्या उसके लिए नहीं ये मतलब कोई ऐसी टेक्निक या ऐसी प्लानिंग अपनी रख सकते हैं, या आपको दिखाई देता है कि ये वाकई में सक्षम है ये पूरा गठबंधन कि वो टक्कर दे सके? क्योंकि अगर अभिषेक बनर्जी वहां नहीं पहुंचते हैं और वहां पर उनकी उनकी भाग नहीं ले पाते हैं, उनके पार्टिसिपेशन से जो डिफरेंस आना था वो नहीं अगर हो पाता है, तो यानी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो कर रहा है ना कमजोर करने के लिए इस पूरी स्थिति को। देखिए विनीता जी, मेरे को लगता है जब हमारा भारत जो देश है वो बहुत समझदार लोग हैं लेकिन थोड़ा भोले भी हैं साथ में। तो जब किसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और सरकारी एजेंसियां लगाती हैं, तो कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको लगता नहीं भाई कुछ तो कुछ बात होगी, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। एक ये जो एक डाउट तो क्रिएट होता है, तो जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। और फिर एक बहुत बड़ा गोदी मीडिया है जो मीडिया ट्रायल करता है। अब कल को कोर्ट में कुछ हो या ना हो वो तो बाद की बात है, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को एक तरह से क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। इवन राजीव गांधी का बोफर्स का मुद्दा देख लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं निकला, लेकिन 89 में लग रहा था कि भाई राजीव गांधी तो रिश्वत खा गए इसमें। और उसके बाद ये जो 2G घोटाला हुआ उसमें क्या हुआ हमने सबने देखा। लेकिन जब ये चल रहा था मामला तो आम आदमी को लगता था नहीं भी घोटाला जबरदस्त हुआ है। तो कोर्ट क्या फैसला देगा वो बाद की बात है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में ही अपना डिसीजन मान लेते हैं कि हाँ भाई ये कुछ हुआ है तो होगा। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो एक इसको बीजेपी को देखिए एक बेनिफिट तो होगा, लेकिन ये है कि जो इंडिया है, अगर आप पिछले 2019 के चुनाव के ही आंकड़े लेके चले तो वो 63% वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एनडीए 37% वोट को रिटर्न करता है। 2019 में ये था कि कोई विकल्प ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एक तरह से वॉक ओवर मिल गया था मोदी जी को कि भाई मोदी जी नहीं तो कौन, कोई नजर ही नहीं आता था विकल्प। इस समय जो एक विकल्प, सशक्त विकल्प, एक वायबल अल्टरनेटिव जिसको कहते हैं, वो नजर आ रहा है। और तो लोगों के पास एक चॉइस है। 2019 में कोई चॉइस नहीं थी। पुलवामा लेकिन सिर्फ नजर आना और नजर होना, मतलब असर होना और नजर आना, दोनों में बहुत फर्क है ना। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए जितना इम्पैक्ट अदरवाइज हो जाता, अगर ये महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अब सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे जैसे मैं निकलता हूँ तो किसी को मिल जाता है और भाई साहब क्या हाल है, भाई साहब ठीक ठाक है, कुछ नहीं ताजा, क्या समाचार है जी? बोले जी धंधे नहीं चल रहे, धंधे पिटे हुए। तो वो एक जो बात जो लोगों में है कि धंधे पिटे हुए हैं और एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों का जो इफेक्ट होता है वो जो जो बाकी गवर्नेंस है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, इन सब चीजों को देखते हुए उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनका अब इम्पैक्ट जो है जितना पहले अगर 2019 में यही बात होता वो अब नहीं हो रहा। जी जी, थैंक यू सो मच सर। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले अभी बहुत सारी ऐसी तस्वीर है जो आनी बाकी है। चुनाव से पहले ये ईडी किस किस के दरवाजे तक पहुंचेगी ये देखना भी बाकी है, क्योंकि अगर हम बात करें आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव की, तो उसमें
छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईडी ने डेरा डाला हुआ है और जिस तरह से संजय मिश्रा को लेकर केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गई, और अब जब नया अभी 18 से 22 का जो पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है उसमें ये चर्चाएं हैं जोरों पर कि सीआईओ का जो उनका पद है उसको भी पास करा लिया जाएगा, ये भी बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईडी का असर लगातार चल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो अब ईडी के सामने किस तरह से टक्कर लेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नाम से तो उन्होंने काफी हद तक सरकार से टक्कर ले ली है अपने गठबंधन का नाम रख के, लेकिन अब आगे जो तस्वीर है जो उनके कागजों तक और इन तमाम नेताओं की फाइलों तक जब पहुंचती है, जो इन पर आरोप होते हैं उन सबसे कैसे वो बचेगी, क्योंकि काफी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है अगर आप इसे देखें सिस्टम को, जिसका एक मैसेज तो जाता है वो एक अलग चीज है, और ये मैसेज किसी के भी हक में जा सकता है, या तो ये सरकार के हक में जा सकता है कि देखिए ये लोग बच रहे हैं और इनके मन में कुछ काला है, या फिर ये सरकार के खिलाफ जा सकता है कि सरकार के मन में काला है और इस तरह से वो आखिरी वक्त पर दबाव बना रही है और इसकी सहानुभूति तमाम विपक्ष को मिल सकती है। दोनों ही तस्वीरें हो सकती है, ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप किस बात को ज्यादा किस बात से सहमत होते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ईडी का रोल इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और ईडी का रोल जो है उस पर अच्छी खासी खूब चर्चाएं हो चुकी हैं, कोर्ट के दरवाजे तक चीजें जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उसकी कार्यशैली वैसी ही चल रही है, टस से मस नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।